2017 के चुनाव के पहले तक वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बता रहे थे कि साहब नोटबंदी बहुत बुरी चीज है, और फिर अपने रिश्तेदारों से मिलके रातों रात भाजपा में आ गए, टिकट पा लिया। क्या है सत्य? देखने वाले ये कह रहे हैं कि अभिजीत सांगा चाहते हैं कि जैसे एक लंबे अरसे तक कानपुर की राजनीति में सतीश महाना का सिक्का चला, वैसे ही अभिजीत का सिक्का चले। एक आपका ऑडियो वायरल हुआ विधायक जी, लोगों ने कहा विधायक जी भौंक रहे थे वन दरोगा को। क्या था ये मामला? विधायक अभिजीत सांगा सफाई के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, अपने आदमी रखने और शर्तों के अनुरूप काम कराने का दबाव बना रहे हैं जो नियमों के विपरीत है। मैनेजर और सुपरवाइजर को धमकाया कि 4 दिन में काम बंद ना किया तो दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। अब आपको बता। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त कानपुर में है। कानपुर ब्रह्मांड का केंद्र विद्वानों की दृष्टि से। आप देख ही रहे हैं कि हम लगातार सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को दम जिनसे मिलता है अब उनसे सवाल पूछने की बारी है। आज बातचीत में मेरे मेहमान हैं बिठूर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सिटिंग विधायक अभिजीत सिंह सांगा। काफ़ी चर्चा में रहते हैं विधायक जी। कभी इश्तेहार छपवा कर कहते हैं कि मुहर्रम नहीं मनने देंगे, कभी कहते हैं ताजिया नहीं निकलने देंगे, माई का लाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समर्थक कहते हैं भैया हमारे इतने पॉपुलर हैं कि कंगना रनौत भी इनको फॉलो करती हैं। विरोधी कहते हैं विधायक जी नए नए भाजपा में आए हैं इसलिए हिंदूवादी नेता की छवि बनाना चाहते हैं। विधायक जी के हिस्से के जब आप सुन लेते हैं सारे विवादों पर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका नाम लिखा जाता है अभिजीत सांगा, पर कई लोगों ने कहा कि सांगा ये बाद में जुड़ा है, ये सांगा का क्या किस्सा है? मेरी दादी जी ने प्रेम से प्यार से, जैसे बच्चों को लाड प्यार में बड़े भाई को राणा बोलती थी, मुझको सांगा बोलती थी। अच्छा। तो वो जो सांगा शब्द है, नाम है, वो बचपन से खेलते कूदते जिन बच्चों के साथ बड़े हुए, वही सांगा नाम मेरा कहीं ना कहीं वो बढ़ते बढ़ते वो नाम से मेरी पहचान बनी। अच्छा, ये बताइए, मुझे लोगों ने बताया कि आप इत्तेफाकन राजनीति में आ गए, आपका परिवार एक विवाद में घिरा। क्या हुआ था? आप कॉलेज में थे तब? हाँ, कॉलेज में थे। एक घटना हुई और उसमें मुझको नामजद किया गया। मर्डर केस था? हाँ, मर्डर केस था। मैं उस समय कॉलेज जाता था जी। मैं बीसीए कर रहा था और उस समय जब मेरा नाम आया जी, उसके बाद में न्यायालय के समक्ष मुझे जाना पड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया, मुझे दोष मुक्त किया। दोष मुक्त किया गया। तो क्या वजह थी ये मर्डर के केस में? तो बड़ा केस होता है 300 देखिए, मेरी माता जी सन 2005 में जी, सन 2000 में नगर पंचायत की अध्यक्षा हुई बिठूर की। क्या नाम है आपकी माता जी का? श्रीमती निर्मला सिंह। अभी भी है मेरे हाँ, ख्याल अभी से? भी है, लगातार तब से है। आप जानते हैं राजनीति में उत्तर प्रदेश में एक दौर रहा जब लोगों को कहीं ना कहीं उनको परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए पुलिस का उपयोग किया गया, षड्यंत्र किए गए। उसी का शिकार मैं भी हुआ। उस समय जब मुझको परेशान किया गया, निश्चित रूप से प्रताड़ित हुआ, लेकिन जैसा कहा जाता है कि न्यायालय पर हम लोग सबको भरोसा है। न्यायालय ने मेरी कहीं ना कहीं जो मैंने अपना पक्ष रखा और मुझको दोष मुक्त करने का काम किया। फिर लोगों ने कहा कि इसने एक अभिजीत सांगा के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम किया, परिवार न्यूज़ में आ गया, माताजी थी और उन्होंने नेतागिरी शुरू कर दी। और फिर दूसरी बात आती है कि झंडा कांग्रेस का ढो रहे थे 2017 के चुनाव के पहले तक। वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बता रहे थे कि साहब नोटबंदी बहुत बुरी चीज़ है, और फिर अपने रिश्तेदारों से मिलके रातों रात भाजपा में आ गए, टिकट पा लिया। क्या है सत्य? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो आपको जो न्यूज़ या जो मेरे बारे में जो जानकारी मिली है, कुछ तो गूगल के माध्यम से मिली है और कुछ क्षेत्र के लोगों ने बताई। हाँ। मैं 2017 तक कांग्रेस पार्टी में
2012 का मैं चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुझे 52,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताने का काम किया। ठीक। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जमानत नहीं बचती थी, जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते थे, उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मुख्य लड़ाई में आई। मुझे लगभग 27% मत मिले और विजेता को 28 पॉइंट कुछ प्रतिशत वोट पा करके वो जीते समाजवादी पार्टी। उसके बाद में 5 साल मैंने लगातार समाजवादी पार्टी के सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, सड़कों पर संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुझको जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। एक समझ सकते हैं कि बिलो 30, 28 साल की उम्र में मुझको जिले का अध्यक्ष बनाया गया। जिस जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हों, जिस जिले में अजय कपूर हो, जिस जिले में राजाराम पाल हो, और वहाँ एक नौजवान को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, तमाम कद्दावर नेताओं के बीच होते हुए, क्योंकि मैं संघर्ष करता था जमीन पर और मैंने किया। लगातार समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने का काम प्रयास मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया, अपने जिले में किया। उसके अलावा मैंने पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को 4 जिला पंचायत सदस्य जिताने के काम कराया। 4 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के बैनर से लड़े बहुत सारे, लेकिन जीते उनमें से 4, और कई जगह हम लोग दूसरे नंबर पे आए। मैंने पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया। उसी समय आपको याद होगा, स्मरण होगा, पीके जी, प्रशांत किशोर जी ने कांग्रेस की कमान संभाली। एक नारा आया 27 साल यूपी बिहार। बहुत संघर्ष हुआ। 27 साल यूपी बिहार, बिजली का बिल माफ, हाफ, अनेकों नारे कांग्रेस पार्टी ने दिए। खाट सभाएं शुरू हो गई। देवरिया टू दिल्ली जो होनी थी, खाट सभाएं की। मैं जिलाध्यक्ष था, मैं कराता था खाट सभा कानपुर जिले में। घाटमपुर में मैंने खाट सभा कराई, कानपुर में मैंने खाट सभा कराई, अपनी विधानसभा मैंने खाट सभा कराई। खाट सभा मैंने कराई। और जो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का मैंने पुतला फूका, ये भी केवल क्योंकि गूगल में एक जगह लिखा हुआ है, फीड है, तो बार बार रिपीट होता है। इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। अच्छा, वो क्योंकि गूगल में फीड है तो उसका मैं बार बार स्पष्टीकरण या बार बार अपनी सफाई, क्योंकि आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूँ आज मेरी ये सफाई भी चली For once and all settle हो जाए। हाँ। तो वो एक ऐसा समय था जब मैंने उस समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने लड़ने का काम किया। उस दौर में रातों रात कब यूपी को वो 7 पसंद वाला नारा आ गया कि अखिलेश और राहुल गांधी एक हो गए। हम जिस मुद्दे पे क्षेत्र में जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, थाने घिरते थे, मैंने कानपुर कमिश्नरी समझिए 20-20 हजार लोगों के साथ में घेरी है। मुझे गर्व है कि मैंने उन किसानों के आवाज़ को उठाने का काम किया, नौजवानों की आवाज़ को उठाने का काम किया। और मैंने जब देखा कि एक गठबंधन होने जा रहा है, और जब मुझे ये जानकारी मिल गई कि गठबंधन हो गया, घोषित हो गया, और मेरी सीट समाजवादी पार्टी को उन्हीं मुनीम शुक्ला को दे दी गई जिनके खिलाफ मैंने 5 साल संघर्ष किया। उन्हीं समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन कर लिया जिनके खिलाफ हम नारे लगाते थे, जिनके खिलाफ हम अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना के खिलाफ हम संघर्ष करते थे। और जब मैंने ये स्थिति देखी, मैं तो आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, धन्य है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो इतनी बारीक नज़र जमीन तक रखता है। मेरे जैसे एक अदने से नौजवान को, जिसकी पहचान केवल एक जिले में थी, एक बिठूर विधानसभा में थी, मुझको रातों रात बुलाया गया। बिल्कुल सही बात है। कैसे बुलाया जाता है? ये क्या अमित शाह की तरफ से फोन आता है, प्रदेश से आता है, क्या होता है? मेरे पास मुझसे उस समय क्षेत्रीय संगठन मंत्री ओम प्रकाश जी थे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, फोन में बात हुई। उन्होंने परिस्थितियों से उन्होंने मुझे बताई, सांगा आपकी सीट का गठबंधन हो रहा है, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे वही समाजवादी पार्टी और वही कांग्रेस एक हो चुके हैं। आप आइए, आपका इस पार्टी में पूर्ण रूप से सम्मान होगा, आपके साथियों का सम्मान होगा, और जिस विचारधारा से आप काम कर रहे हैं, हम उस विचारधारा के साथ आपको ताकत देने का काम करें। ये संगठन मंत्री ने जी। और मैं गया। और रही बात मेरे रिश्तेदार की, जो आप लोग कहते हैं सब लोग कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, ये बात कर रहे हैं इधर कानपुर क्षेत्र के, जो भाजपा की दृष्टि से संगठन का क्षेत्र है, अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह जी। रिश्तेदार लगते हैं आपके? बिल्कुल रिश्तेदार लगते हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, एक समाज का होना, एक जाति का होना, इसको आप रिश्तेदारी से परिभाषित कर देंगे। वो रिश्तेदार मेरे फूफा जी हैं, उनके छोटे भाई,
मैं आपको रिश्ता भी खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बीच में मैं आज हर बात साफ साफ करना बात चाहता होनी हूँ चाहिए लल्लन टॉप कि लल्लन टॉप के माध्यम से मुझे पता है कि आज मैं अपने कैरेक्टर को आपके माध्यम से समाज के सामने और इस देश के सामने, प्रदेश के सामने, अपने क्षेत्र के सामने प्रूव कर सकता हूँ। तो वो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उनका कर्तव्य निष्ठा, उनके काम, उनके कार्य अभी तक आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जितनी विधानसभाओं में वो काम कर रहे हैं लगातार। देखिए, कहीं ना कहीं हार और जीत जो होती है वो आपके काम का पैमाना होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी मानी जाएगी जब आप जीत रहे हैं। तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी तक के जो परिणाम आए वो निश्चित रूप से अच्छे आए। अभी आगे आने वाले समय में भी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 तारीख को परिणाम आएगा। और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने अगर अच्छे काम किए हैं, अगर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, तो निश्चित रूप से भी परिणाम बता देगा। तो विरोधी का तो काम है विरोध करना, वो तो उनका चरित्र है। कोई ना कोई चेहरा हमेशा हमारे सामने होगा, चाहे वो टिकट मांगने में हो, चाहे वो चुनाव लड़ने में हो। तो ये तो हम जान रहे हैं कि इस महाभारत में हमको किसी ना किसी के सामने तो लड़ना ही है। अच्छा, आप किसी के सामने लड़ने की बात कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के एक नेता हैं, चौराहों के चाणक्य कहते हैं कि सांगा की वर्चस्व की लड़ाई उन्हीं से है। नेताजी का नाम देवेंद्र सिंह भोले है, कानपुर देहात से सांसद हैं, राजनाथ सिंह के बड़े करीबी बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए 96 के दौर में जब राजनाथ खेमे के विधायकों ने बाबूजी के खिलाफ बयान देने शुरू किए थे, तो ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री होते थे देवेंद्र सिंह भोले, इन्होंने अगुवाई की थी। राजनाथ का दौर लौटा, भोले का दौर लौटा। लोगों ने कहा, लोकसभा चुनाव हुए तो सांगा ने दावेदारी ठोक दी कि हमको 2 लोकसभा का टिकट और विधानसभा का टिकट आया तो भोले ने दावेदारी ठोक दी कि हमारे लड़के को टिकट दो। अगर इतनी जगह ये चर्चा हो रही है सांगा वर्सेस भोले, तो ये तो गूगल की देन नहीं हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जी। टिकट मांगना सबका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है, उनके बेटे का भी अधिकार है, और उसके अलावा जो हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता है सबका अधिकार है। निर्णय पार्टी को करना होता है, और जो पार्टी निर्णय करती है उसको हम लोग मानने का काम करते हैं। सीधी सी बात है। विधायक जी ने पूरे जवाब में कहीं नहीं कहा कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। अच्छा जी। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है जी। उनका कद बहुत बड़ा है। वर्चस्व बराबर वाले से लड़ाई होती है। वो हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, राजनीतिक तपस्या भी उनकी बहुत बड़ी है। अभी मेरा तो शुरुआत। ये उम्र में बड़ी कहने से आपका ये तात्पर्य तो नहीं कि अब उनकी मार्गदर्शक मंडल की उम्र होने को है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबके कार्य निश्चित है। जो लोग बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे क्या काम भारतीय जनता पार्टी को लेना है, नेतृत्व को लेना है, वो उनका काम है। हम लोगों का काम है जो निर्णय, जो नेतृत्व का आदेश निर्देश होता है उसका पालन करना। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, आपके समर्थक कह रहे हैं कि देखो जलवा तो हमारे सांगा भैया का है, मोदी जी आए तो एक तरफ से योगी जी का हाथ पकड़ा, एक तरफ से अभिजीत का पकड़ा। ऑप्टिक्स बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है पॉलिटिक्स में। आप भले ये ना कहें, लेकिन देखने वाले ये कह रहे हैं कि अभिजीत सांगा चाहते हैं कि जैसे एक लंबे अरसे तक कानपुर की राजनीति में सतीश महाना का सिक्का चला, वैसे ही अभिजीत का सिक्का चले। और उसमें फिर एक क्षेपक भी जोड़ देते हैं कि दिक्कत यह है कि सतीश महाना बाल स्वयंसेवक रहे हैं और अभिजीत सांगा को अपनी लॉयल्टी अतिरिक्त प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि ये कांग्रेस के इकोसिस्टम से आए हैं, नए रंगरूट हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये बातें करते हैं कि नए रंगरूट है, निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें उनको पता भी नहीं है जी। और आने वाले समय में चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग अभी नए नए आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दल बदलने के पीछे बहुत से लोगों का लॉजिक विधायक बनना या सांसद बनना होता है। मैंने दल बदला, लेकिन मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई। मैंने दल बदला, मैंने कभी आज तक मैं सत्ता में नहीं रहा, मैं पहली बार सत्ता में रहा। लोग सत्ता में आने के लिए दल बदलते हैं। जिस समय में भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य है।
कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी साथ सत्ता में है। जो लोग विरोधी हैं वो बोलें क्या, वो कहें क्या, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अभी अगर सांगा 10 साल 15 साल जब बीत जाएंगे तो ये आरोप भी सांगा पे हम लगाना बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा। तो वो अभी ये भी नहीं जान रहे हैं कि मैं जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैंने जरूर, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, लेकिन संस्कार मैंने जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर से पाए हैं। और आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसा समूह होता है जो इस तरह की चर्चाएं करता है, ये परिणाम के बाद ये चर्चाएं धीमे धीमे समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, एक चर्चा है, बड़ा चल रही है, एक आपका, मैं ये फोन इसलिए खोल रहा हूं ताकि वर्बेटम अक्षरशः बात हो सके। एक आपका ऑडियो वायरल हुआ विधायक जी, लोगों ने कहा विधायक जी हौंक रहे थे वन दरोगा को, क्या था ये मामला? देखिए, हमारे यहाँ कटरी क्षेत्र में जी अमरूद की खेती होती है। जी अमरूद की खेती, जो अमरूद के पौधे हैं वो गंगा जी की कटरी में लोग लगाते हैं। कटरी वो कछार का किनारे का इलाका। कटरी में लगाते हैं। उसमें से सीमा का कहीं विवाद होगा वन विभाग की जमीन में और ग्राम समाज, गांव के किसानों की जमीन में। गांव की गरीब महिलाएं अमरूद तोड़ती हैं, कैरेटों में भरती हैं, वहां पे और कोई साधन नहीं होता, लोग पैदल जाती हैं बड़ी दूर दूर तक। उसके बाद में वो कैरेटों को अपने सर पे लाद करके फिर वो अपना मंडी तक या जब प्रमुख चौराहा जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है वहाँ तक लाने का काम करती है। ये जो दरोगा जी थे, इन्होंने पुराना समाजवादी पार्टी के दौर से एक सिस्टम व्यवस्था बना रखी थी कि प्रति कैरेट इनको कुछ इनका रेट तय था। अच्छा, प्रति कैरेट जो रेट तय था वो, क्योंकि किसान बिठूर के नजदीक के थे, उनको ये महसूस हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सांगा जी विधायक बन गए, अब हम ये सब चीजें गुंडा टैक्स नहीं देंगे। वहां पे वे वसूली करने गए। जब लोगों ने मना किया तो उनकी कैरेटों पे लात मारी, उन महिलाओं के साथ अभद्रता की। और उसके बाद में मैं जब दूसरे दिन जनता दरबार में बैठा था तब पूरे उस गांव की महिलाएं मेरे पास आई और बुजुर्ग लोग आए, अपनी पीड़ा मुझको बताई। तो मैंने तुरंत फोन, मेरी एक आदत है, मेरे पास कोई काम लेकर के आता है, मैं प्रयास करता हूं कि उसके सामने ही मैं बात करूं। तो जब मैंने बात की तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दरोगा जी गलत है। तो दरोगा जी गलत हैं तो थोड़ा सा जिस भाषा को वो सुनना चाहते थे उस भाषा को मुझे बोलना पड़ा। मेरे इंटेंशन केवल इतना था कि ये घटना, ये जो कृत्य वो कर रहे हैं वहां पर ना हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो विधायक जी ने मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया, FIR करवा देते? निश्चित रूप से उन पर मैंने कार्रवाई कराई, उनकी जांच हुई और उन लोगों से जाकर के उन्होंने माफी मांगी जो किसान आपने उनसे पूछा नहीं कि मेरा ऑडियो कैसे लीक हो गया? निश्चित, देखिए एक बात जान लीजिए आप, उनके अंदर भी भय व्याप्त हुआ होगा कि अब मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, कहीं विधायक जी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना कराते, तो उन्होंने पहले अपना ऑडियो लीक कर दिया। आप कह रहे हैं कि भय व्याप्त, और कई और अधिकारी भी कह रहे हैं कि सांगा भय व्याप्त करवाते हैं। गंगा घाट की सफाई का जिम्मा एक कंपनी को मिला, कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी लखनऊ। क्या लिखा? विधायक अभिजीत सांगा सफाई के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, अपने आदमी रखने और शर्तों के अनुरूप काम कराने का दबाव बना रहे हैं जो नियमों के विपरीत है। मैनेजर और सुपरवाइजर को धमकाया कि 4 दिन में काम बंद ना किया तो दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। अब आपको मैं बताऊं जी, बहुत अच्छा विषय आप ले आए। एक घटना होती है, इनका एक सफाई कर्मचारी जो हमारे बिठूर का निवासी है, इनके यहाँ काम करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कंपनी के अंदर मृत्यु होती है, मेरी तरफ से उस परिवार को सांत्वना दी जाती है और परिवार मुझसे जब मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, वो कंपनी के लोग या विभाग के लोग कोई आपके पास आए, इतने संवेदनहीन जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो वहाँ पर कोई भी उसका हाल चाल लेने तक उस परिवार का नहीं गया।
उन लोगों ने लापरवाही का भी आरोप लगाया। मैंने उस कंपनी के ऊपर मुकदमा लिखवाया कि इसकी जो जान गई है उसमें इन लोगों का दोष है, इसकी कार्रवाई जांच हो, इस पर कार्रवाई हो, ये तो मेरा फर्ज है। ये मैंने जब कराया तो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसता देखते हुए इन लोगों ने एक तरफ ये कहा कि दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगवाया, और जो उसमें दोषी थे जिनके ऊपर FIR हुई थी उन्हीं के परिजनों से वो तो जांच हुई, जांच में सब चीज़ें साफ हुई जी। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे कि इस प्रकरण में मुझको किसी तरीके से फंसा दें। सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल थे, ये भी कहा हाँ गया है। थे बिल्कुल थे, मैं तो कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरी बात बताई, मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया। मतलब अखबार में कुछ छपता है तो मुख्यमंत्री के यहाँ से तलब किया जाता है कि विधायक जी ये सब क्या है, सफाई दीजिए, ऐसा रहता है सिस्टम? नहीं, ऐसा कहीं कि मैं खुद जाके मैंने अपनी बात बताई। अच्छा। और जब मैंने उनको बताई, उन्होंने जांच करवाई, जांच में जब पूरे प्रकरण को उन्होंने जाना तो निश्चित रूप से आपके सामने है, और जो चीज़ें हैं सब सामने जनता, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रकरण में बिठूर नमामि गंगे परियोजना ये पूरे गंगा जी के किनारे किनारे पूरे देश में चल रही है। सफाई के नाम पर जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी, भ्रष्टाचार होगा, मैं विधायक हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। अच्छा, ये कौन सी जिम्मेदारी है जिसमें विधायक एक पोस्टर जारी करते हैं, बिठूर नहीं पूरे कानपुर में लोगों को खुली चुनौती है, दम हो सामने आए, सोशल मीडिया पर गीदड़ धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, मोहम्मद वासिफ बेग बरकाती आओ नमाज पढ़ने, मुझे और पूरे बिठूर वासियों को तुम्हारा इंतजार है, पूरे कानपुर में कहीं भी किसी हिंदू धार्मिक स्थल के साथ अगर ऐसा कृत्य होता है तो जवाब भी ऐसा होगा। ये ब्रह्मनगर का मामला था, ब्रह्मनगर 18 जनवरी 2021। जी, क्या मामला था? ये प्रकरण देखिए, हमारा जो बिठूर है ब्रह्मावर्त क्षेत्र है जी, गंगा जी के तट पर बसा हुआ पौराणिक और धार्मिक क्रांतिकारी धरती है। उस धरती पर मैं एक ऐसा वातावरण जो ये लोग बनाने का प्रयास लोग करते हैं। कौन लोग? एक धर्म विशेष के लोग। मुसलमानों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा, ये भाजपा के नेता मुसलमान की जगह धर्म विशेष शब्द इस्तेमाल करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमानों में भी मैं कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। हमें उन्हीं से दिक्कत है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सबसे दिक्कत नहीं है? सबसे दिक्कत नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? करता हूँ जो कहीं पर वो एक बिठूर का जो आप विवाद आप बता रहे हैं, इसी को आप समझ लीजिए कि आज तक कभी वहां पर विवाद नहीं हुआ। वो एक ऐसा स्थान है जिसमें दो पक्षों का दावा है। ये हमारे हिंदू पक्ष का दावा है कि वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का, गुरु जी का एक स्थान है, उनका समाधि स्थल है। मुस्लिमों का कहना है कि वो मकबरा है। मेरा कहना था कि इसको आपस में बैठ करके या मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसको हम तय कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाधि स्थल होने का प्रमाण इसलिए मिलता है क्योंकि वो गंगा जी के तट पर है। गंगा जी ब्रह्मावर्त खूंटी के नज़दीक है, वहाँ पर कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा कोई पुराना एक कह सकते हैं अवशेष या कुछ इस तरह के स्थान नहीं है जहाँ पर यह हम लोग कह सकें कि कोई ये इस्लामिक जगह या कोई मुस्लिमों का कोई धार्मिक स्थान है। अगल बगल वहाँ पे सब धार्मिक स्थान है, और वहाँ की जनता, वहाँ का समाज, बिठूर का एक भी मुस्लिम उस स्थान पर दावा नहीं करता है। अगर बिठूर का मुस्लिम दावा कर रहा होता, ये कौन दावा कर रहे थे? ये कानपुर से जाकर के जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, जो अपने आप को कुछ हाजी थे, कुछ मौलवी थे, वहाँ जा कर के उन्होंने बाकायदा अपना आपस में डोनेशन किया, वहाँ पर जा कर के उसका सुंदरीकरण करने की आपस में चर्चा की, बात की। बिठूर में जा कर के मुस्लिमों को भी अपनी तरह से समझाने का प्रयास किया कि वो लोग भी इसकी अगुवाई करें, और वहाँ पर एक अपना बड़ा सा मकबरा या मस्जिद या जो भी बनाना चाहते हो वो बनाने का वो प्रयास कर रहे थे। जब वहाँ पर विवाद हुआ,
तो वहाँ पर ये तय हुआ कि जब इसकी जांच हो जाएगी, जब प्रशासन जो आखिरी में निर्देश देगा वो काम वहाँ यहाँ पर होगा। शांति हो गई। उस समय प्रशासन, कानपुर के हमारे इमाम, काजी, हाजी जो भी थे, शहर काजी, सब ने जाकर के दबाव बनाया। प्रशासन पता नहीं किस दबाव में आया कि मुझे जानकारी मिली कि बिठूर SHO खुद जा कर के वहाँ पर जी मस्जिद में जो मकबरा, जिसको विवादित स्थान जो भी स्थान है, उसमें जाकर के ये कुछ काम करवा रहे हैं। कौशलेंद्र प्रताप। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं मौके पर, मुझे जब जनता ने बताया तो मैं गया, क्योंकि वहाँ ये पूरी फोर्स के साथ गए हुए थे। मैंने जाकर के उस काम को बंद कराया। सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक सत्ता के निर्देशों और कानूनों द्वारा संचालित प्रशासन के फैसले के खिलाफ खड़ा, तो ये तो विधायक और सरकार आमने सामने हो गए। नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं हूँ जी, ना सरकार के सामने हो। प्रशासन में जो हमारी कार्यपालिका है, इसके माध्यम से भी कभी कभी गलतियां होती हैं। ऐसा तो नहीं है, कोई ISI की मुहर तो नहीं लगी है कि हर पुलिस अफसर सही करेगा, हर लेखपाल सही करेगा, हर IAS अफसर सही करेगा। हम लोग भी वॉचमैन हैं। अगर हम लोग गलती कर सकते हैं तो ये लोग भी गलती कर सकते हैं, और जहाँ ये गलती करेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। उसके लिए फिर मैंने जाकर के महाराज जी को, योगी जी को पूरी अवगत कराने का काम किया पूरे प्रकरण से, और कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पर जो यथास्थिति बनी हुई है। एक और प्रकरण है, और इन्हीं सब प्रकरणों को जोड़ के कहा जा रहा है कि ये एक नया हिंदूवादी नेता उभर रहा है। बिधनू के रमईपुर का मामला है। ताजिए को लेकर विवाद था। लोगों ने कहा कि दशकों से ताजिया उठ रहा है और आ रहा है। जैसे आपने परंपराओं का हवाला दिया ना पिछले प्रकरण में, तो उन्होंने कहा साहब दशकों से पुरखे ला रहे हैं, अमुक जगह पे करबला बनाते हैं, ताजिया स्वाहा करते हैं, सुपुर्द करते हैं। विधायक जी नए नए आए, विधायक जी जोश में हैं, विधायक जी को योगी जी के सामने नंबर बढ़ाने थे तो जाके वहां भी खुड़पेच कर दी। क्या है मामला? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने तो नंबर जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, जनता के सामने नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं, बताइए। ये जो आप बता रहे हैं ताजिया दफनाने वाली बात, ये दशकों से नहीं, ये जब पहली बार मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तभी से ये हौसले बढ़े कि अपनी ग्राम पंचायत की, जिस ग्राम पंचायत के माँ भगवती के मंदिर में के प्रांगण में, उनके मंदिर के सम्मुख, उनके चबूतरे में, जहाँ पर लोग ताजिया दफनाने की, मुझे ताजिया दफनाने से कोई गुरेज नहीं है। अच्छा। उत्तर प्रदेश देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर मुस्लिम अपने तीज त्यौहार मनाने का काम कर रहा है, उसको पूरा अधिकार है। ये संविधान हमारा अधिकार देता है, हमारी सरकार इनको अधिकार देती है। लेकिन ये कौन सा संविधान और सरकार अधिकार देगी कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं के उसमें 20 गांव के हिंदू वहाँ जाते हैं, माँ भगवती के वहाँ कार्यक्रम होते हैं, जागरण होते हैं, भंडारे होते हैं, और उसी प्रांगण में ये ताजिया दफनाने का काम करते हैं। 30 साल से कर रहे हैं, 32 साल से। और बताना चाहता हूँ कि जब से इस तरह के जो प्रकरण हैं, अगर आज हम नहीं रोकेंगे तो एक कुछ दिनों बाद आप कहेंगे कि ये 52 साल से हो रहा है, 50 साल बाद लोग कहेंगे 82 साल से हो रहा है, फिर कह देंगे धीमे से कि ये मंदिर गलत है, मंदिर बाद में बना है। ये अयोध्या वाली जो घटना है, जो मथुरा वाला जो विवाद है, जो काशी वाला विवाद है, ऐसे विवाद अब हम लोग के होते हुए नए नहीं पनप पाएंगे। और ख़ासतौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है, कानपुर जिले में और बिठूर विधानसभा में ऐसे विवादों को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार आपकी है, फिर आप तो जिला प्रशासन भी आपकी सुनती ही होगा। हाँ। सत्तारूढ़ विधायक, फिर इस तरह के वीडियो ऑडियो क्यों लाने पड़ते हैं कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर पाएगा, ताजिया उठेगा तो मैं विधानसभा छोड़कर यहाँ आ जाऊंगा? देखिए, ये एक चौपाल का जी वीडियो है जी। मुझे वहाँ के सभी हिंदू भाइयों ने, जो मैं जन चौपाल लगाता हूँ, मैं उसमें गया हुआ था। वहीं जनता के लोगों ने मुझे ये बात बताया। मैंने पूरा मामला संज्ञान में, पहले मैंने उसकी जांच की, लोगों से बात की, वहीं लोगों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या सच्चाई है। जब मुझे प्रथम दृष्टया दिखा कि नहीं, ये सरासर गलत हो रहा है,
तो मैं बोला, किसी सज्जन ने हमारा वीडियो भी बनाया, वीडियो फिर वायरल भी हुआ। तो वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ जी कि कोई माइक लाल वहां पे नहीं रख पाएगा ताजिया। मुझे ताजिया से दिक्कत नहीं है, मुझे मुस्लिम समाज के किसी धार्मिक कृत्य से, कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है। खूब करो आप लोग, लेकिन विधायक जी जो जाते हैं ऐसे संवैधानिक, कार्यक्रमों में? ईद मिलन वगैरह के लिए जाते हैं? मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं जाता हूँ। मेरे बहुत से मुस्लिम मित्र हैं, हाँ बहुत से मुस्लिम मित्र हैं, लेकिन वो मित्र हैं जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे नहीं फोड़ते हैं। अच्छा, वो मित्र हैं जो राम राम भी करते हैं। जो राम राम करेगा, जो हम लोगों से तो राम राम करेगा उसी से दोस्ती करेंगे? बिल्कुल, हिंदुस्तान में आप रहेंगे और राम को अगर गाली देंगे तो हम लोग आपसे नहीं नहीं, ये दो सेंटेंस बड़े दो ध्रुवों पे हैं। राम राम कहना और राम को गाली देना। मान लीजिए कोई राम राम नहीं कह रहा है, सलाम वालेकुम कह रहा है ना, और राम को गाली भी नहीं दे रहा है ना, तो उससे हाँ, उससे मित्रता है। अच्छा है। देखिए राम राम, आराध्य को गाली ना दे, आराध्य ये आपका वो है। आराध्य को गाली ना दे, आराध्य को आप शब्द ना बोले, हिंदुस्तान में रहे, भारत माता की जय बोले, भारत माता को डायन ना बोले। अच्छा, यही विषय है। अब्दुल हमीद को मानिए, कलाम साहब को मानिए, उनको हम भी मानते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैंने अपने पैसे से इलाज कराया है, अच्छा। किडनी बदलवाई है। ये मुस्लिम भाइयों की बात हो रही विधायक जी, सिख भाई भी आपसे बड़े नाराज थे, ट्वीट डिलीट करना पड़ा आपको। नहीं, देखिए उस पर भी बता दीजिए, मैं बता दूं प्रकरण क्या है। इंदिरा गांधी समझने की भूल मत करना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है, लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास कम पड़ जाएगा। आपका जो ये ट्वीट है, आपने मेरा खंडन भी, आपका ट्वीट मेरा ट्वीट है आपने, क्योंकि ये आपने एक ट्वीट बता दिया, नहीं उसके बाद आपने डिलीट किया, फिर दूसरा लिखा। तो उसको क्यों नहीं बता? आएंगे ना, आपका जवाब तो सुन लें। मैं सब लिख के लाया हूं। मेरा जवाब ये है, कुछ आधा अधूरा मेरा जवाब ये है जी, बताइए। हैंडलर से गलती हुई। अच्छा, हैंडलर से, जो आपका ट्विटर सिख समाज, देखिए मेरे बहुत से मित्र हैं, और सिख समाज वो समाज है, वो समाज है जिसने सनातन धर्म की रक्षा की है। आज हमारा जो सनातन धर्म जो फल फूल रहा है, उसमें सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो ट्विटर हैंडलर ने गलती किया है, उसको मैंने पनिश भी किया है। अच्छा, मैंने उसको हटाया भी है। और एक हम लोगों के लिए सीख है कि इन लोगों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैं साफ गोई से आपके बीच में बात कर रहा हूँ जी। मेरे सिख समाज के साथियों ने मेरा पूरा साथ देने का काम किया, इसीलिए वो अगला ट्वीट आया कि मेरा शब्द सिखों की हत्यारी कांग्रेस के खिलाफ है। ये अगला ट्वीट था। लोगों ने कहा कि लखनऊ दिल्ली से डांट पड़ी, उसके बाद नहीं। देखिए एक बात समझिए, पहली बात तो किसी ने मुझसे इस बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मैंने तुरंत जवाब दे दिया। जब मैंने तुरंत जवाब दे दिया, तो जवाब देने के बाद में मैंने अपनी जब सफाई दे दी, तो मुझे लगता है स्पष्टीकरण और अपनी क्षमा से बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि वो ऐसा समाज है, हमारा सिख समाज, जिसका सम्मान मुझे लगता है हर भारतवासी करता है, पूरा विश्व करता है। बहुत गौरवमय इतिहास है। अच्छा, एक आपके जिले के पुराने विधायक हैं, उनके साथ आपका नया इतिहास शुरू हो गया है, इरफान सोलंकी। क्या उन्होंने ऐसी मांग कर दी थी विधानसभा अध्यक्ष से कि आप खफा हो गए? उन्होंने शायद मांग की थी कि प्रेयर रूम की मांग, विधानसभा में प्रेयर रूम में। तो बताइए, वहां जा रहे हैं विधानसभा में अपने विधानसभा के हम लोगों को प्रश्न उत्तर करने, अपनी बात उठाने, विधानसभा की समस्याओं को उठाने। केवल हर जगह किस तरह उनके यहाँ, क्योंकि 60% 50% मुस्लिम वोट है, हाँ 50% मुस्लिम वोट है, वो डर रहे हैं कि कहीं मुस्लिम वोट ना बढ़ जाए। अच्छा, पहले से वो डर सता रहा है, तो अभी से वो प्रेयर रूम बनवा दे रहे। प्रेयर रूम घर में बनाइए, मस्जिद में जाइए, रोड पे किनारे किनारे बहुत से मस्जिद मकबरे होते हैं, वहाँ चले जाइए। अब विधानसभा में भी आप यही सब करने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक चीपनेस है मेरे हिसाब से। आपने कहा कि डर है वोट बंटने का, ये मेरा आखिरी सवाल है। डर लोगों ने कहा अभिजीत सांगा को भी है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये जो सरकार है, एक वर्ग के द्वारा टी सीरीज, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, टी गोज फॉर ठाकुर, कि साहब टी सीरीज सरकार है। और सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के नेता हैं, वो तो इंटरव्यू में बार बार खुशी दुबे की क्या गलती थी, और चूंकि आप ही के क्षेत्र का वो प्रकरण है, बगल का है, आसपास का, बिठूर के आसपास का प्रकरण है, बिकरू वाला, तो
वो भी प्रकाश में लाया जाता है। सपा में आपके सामने मुनींद्र शुक्ला हैं। तो ये एक नैरेटिव है कि साहब ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। अब विधायक जी जब बिठूर से जीते होंगे तो उन्हें सब समाज का मैं मान के चल रहा हूँ वोट मिला होगा। 58,000 से जीते थे आप। जी 58,000। तो आपको क्या ये चुनौती दिख रही है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाया जा रहा है, आप इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, अगर आप केवल मेरे विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, मेरे क्षेत्र की बात करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण वर्ग जो है कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने वाला वर्ग है, और ब्राह्मण वर्ग में सही गलत, धर्म अधर्म सब समझने का ऊपर वाले ने कृपा कर रखी है। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप निकाल लीजिए पुराना वोटर जो आया था हम लोगों का रिजल्ट कार्ड, बूथवार वोटिंग का आप निकाल लीजिए। मैं ब्राह्मणों के मैक्सिमम गांव टिकरा तक जीता। 12 में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर कांग्रेस में था, वो अपना है मेरा। बिठूर नगर पंचायत में मात्र 70 वोट है क्षत्रिय समाज का। माता जी मेरी सन 2000 से आज 2022 आ चुका है जी, लगातार अध्यक्षा है। आप परसेंटेज निकालिए, 75% मत मुझको हमको प्राप्त हुए हैं, माता जी को प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत में अपने बाद जिस दिन जिला पंचायत सदस्य बना, पहले घोषणा की कि मेरे बाद सचिन तिवारी जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, और उनको लड़ा के जिताया। जब 13 ब्राह्मण सामने लड़े और सामने केवल एक यादव समाज से, समाजवादी पार्टी से लड़ा। उसके अतिरिक्त आज पूरी विधानसभा में हमारे पास अनेकों ऐसे नाम नौजवान हैं जिनको मैंने अपने साथ जोड़ करके राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम, भारतीय जनता पार्टी को की सरकार प्रदेश में, देश में बनाने का काम ब्राह्मण समाज ने बाखूबी से करने का काम किया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। योगी जी संत है। योगी जी के लिए मैं केवल इतना कहूँगा कि जैसा बोला जाता है, आप लोग भी सुनते हैं, संत की कोई जात नहीं होती, लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रमाण दिया। पिता की मृत्यु हुई, व्यक्ति का जो जाति है, जात से भी खास उसका परिवार होता है, भाई बहन माँ पुत्र। जिस व्यक्ति ने अपने पिता से मतलब नहीं रखा, पिता की अंत्येष्टि में नहीं गया, अपने भाई के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं बनाया, अपनी बहन के लिए मकान दुकान नहीं बनाई, वो व्यक्ति जातिवादी हो गया। आज उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई क्षत्रियों की सरकार बता देगा। कितने क्षत्रिय जिनका इनकाउंटर हुआ, मुन्ना बजरंगी जैसा अपराधी, माफिया, क्या उसको योगी सरकार ने मरवाया जेल में? ना, आप बताइए। नहीं मरवाया, लेकिन आज वो व्यक्ति जेल के भीतर मारा गया, और अनेकों ऐसे अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, क्षत्रिय समाज के हों या किसी भी समाज के हों, वो आज थर थर काँप रहे हैं। विषय नहीं किसने मरवाया किसने नहीं मरवाया। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का वातावरण कितना सुखमय हो गया है। थर थर काँप रहे हैं। हाँ। आपने अभी जिला पंचायत चुनाव का जिक्र किया, लोग बोले कि सांगा ने अपनी गाड़ी में तमाम विरोधियों को बिठाया और गोल गोल घुमाते रहे सड़कों पे जब तक नामांकन और वोटिंग का दौर बीत गया। इसमें कितनी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? अच्छा, आप ही बता दीजिए, लीजिए करेक्ट करें। जिला पंचायत में ब्लॉक प्रमुख में घुमाया? नहीं, वो बेचारे आए, कहते हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हमको जबरदस्ती लड़वा रहे हैं, भारतीय जनता हमें अपनी गाड़ी में बिठा लो। समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा विधायक जी हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो ये हमको उठा ले जाएंगे। अच्छा, तो हम उनको संरक्षण दे रहे थे। पर आपके सरकार में तो कानून का राज है, कोई कैसे उठा ले जाएगा? उनको संरक्षण यही दिया। आज कानून का राज है, तभी तो वो लोग उठा नहीं पाए। अच्छा, कानून का राज ना होता तो इसलिए विधायक जी उठा के अपनी गाड़ी में ले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी के दौर में ये दौर काम होता था। अच्छा। आज भी वो लोग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफाया हो चुका जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में समाजवादी पार्टी का। और इसका एक मूल कारण यही है कि देखिए, कुछ विषय तो हैं जिन पर समाजवादी पार्टी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है, और वो मैं देता हूँ, आपके बीच में बता रहा हूँ और देता रहूँगा। ये उत्तर प्रदेश है, ये सियासत की नई भाषा है, और इन भाषाओं और परिभाषाओं में आप अपने लिए क्या मायने निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।
अभिजीत जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। चुनाव के लिए शुभकामनाएं। देखते रहिए लल्लन टॉप।